हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषभ जोशी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को डायरेक्ट टैक्स लॉ से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे जिन्हें आप देख सकते हैं एंड सीख सकते हैं। मैंने पीजीबीपी हेड अंडर इनकम टैक्स स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने अब तक बताया सेक्शन 29, 30, 31 एंड कुछ बेसिक्स बताया था, जैसे बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे वॉच कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज मैं स्टार्ट करूंगा सेक्शन 32 जो है डेप्रिसिएशन अंडर इनकम टैक्स एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में किसे कहते हैं, क्या होता है। आज का ये वीडियो डेप्रिसिएशन के ऊपर में हमारा रहने वाला है। और अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो बेसिकली अभी तक आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन को डेबिट करते आ रहे हैं, इनकम टैक्स उस डेप्रिसिएशन को नहीं मानता। मतलब इनकम टैक्स उस डेप्रिसिएशन को डिसअलाउ करता है। डिसअलाउ करने का मतलब होता है कि उसे एड बैक कर देता है नेट प्रॉफिट के अंदर में। एंड इनकम टैक्स अपने अकॉर्डिंग सेक्शन 32 के अंदर में डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करवाता है एंड जो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स है उसे वो अलाउ मानता है। कहने का मतलब है जो भी नेट प्रॉफिट होगा आपका, उसमें हम डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट जो है उसे हम एड बैक कर देते हैं एंड डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट यानी अंडर सेक्शन 32 जो हमारा कैलकुलेट होगा उसे हम लेस कर देंगे। तो अकाउंट्स वाला डेप्रिसिएशन को एड बैक करवा लेता है और खुद का डेप्रिसिएशन को अलाउ करता है, मानता है, इसका मतलब उसको माइनस कर देता है। तो आइए चलिए देखते हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ बातें। Deduction with respect to depreciation shall be made compulsory whether or not assessee has claimed the deduction in computing his total income। Depreciation तो हमें डिडक्ट करना ही पड़ेगा टोटल इनकम निकालते टाइम में। अब देखते हैं कि एसेट्स का क्या मतलब होता है। एसेट्स का मतलब होता है बिल्डिंग्स हो गया, मशीनरी हो गया, प्लांट और फर्नीचर हो गया। अब इन एसेट्स को हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। फिर हमारा नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा, इन्हें हम इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। यहाँ पे एक अंडरलाइन किया हुआ है एक बात, नॉट बीइंग गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन। किसी बिजनेस और प्रोफेशन का गुडविल हमारा एसेट नहीं होता। एसेट का मतलब टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट का मतलब हो गया बिल्डिंग्स, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर एटसेट्रा। इनटेंजिबल एसेट का मतलब नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा। नॉट बीइंग गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन। और इन्हीं एसेट्स को अगर हम सबको जोड़ दें तो ये हमारा एक ब्लॉक ऑफ एसेट्स बन जाता है। फिर यहाँ लिखता है नो डिप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट ऑफ लैंड ऑन विच बिल्डिंग इज इरेक्टेड। किसी लैंड पे अगर बिल्डिंग खड़ा है तो बिल्डिंग के ऊपर में डिप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन लैंड के ऊपर में किसी तरह का कोई डिप्रिसिएशन नहीं लगता है। फिर है एसेट्स मस्ट बी पुट टू यूज एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। एसेट को आपको यूज करना पड़ेगा। एसेट्स एक्वायर्ड बाय द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन फॉर अ पीरियड लेस देन 180 days depreciation shall be allowed 50%। दैट इज डेप्रिसिएशन का रेट 50% हो जाएगा। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए, अगर आप अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एसेट को आपने मई के महीने में खरीदा, ठीक है, तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता है फॉर 11 months। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में पुट टू यूज के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने मई के महीने में ही कोई एसेट खरीदा, तो जैसे मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी आपने मई के महीने में खरीदा, उसके ऊपर में 15% का डिप्रिसिएशन का रेट लगता है। तो उसके ऊपर में
एग्जैक्ट हम 15% का रेट लगा देंगे, उसमें हम 11 मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब वो 15% जो होता है वो फुल ईयर के लिए होता है। इनकम टैक्स में पुट टू यूज का कॉन्सेप्ट है। पुट टू यूज का मतलब अगर कोई भी एसेट को आपने मोर देन 180 डेज अगर आप यूज किया तो उस पर फुल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कोई भी एसेट मई में या जून में या जुलाई में खरीदा, तो यानी 180 दिन से ज़्यादा के लिए आपने इसे यूज़ किया, तो इसके ऊपर में जो भी डिप्रिसिएशन का रेट होगा, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर में 15% का रेट है तो फुल रेट अप्लाई होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आपने इसे 180 लेस देन 180 डेज के लिए अगर आपने कोई भी एसेट को यूज़ किया, जैसे सपोज कीजिए कोई एसेट आपने नवंबर के महीने में खरीदा एंड पुट टू यूज भी आपने नवंबर के महीने में ही किया, यानी कि ये नवंबर से लेकर मार्च तक हमारा लेस देन 180 डेज है, ठीक है ना। तो जो भी हमारा डिप्रिसिएशन का रेट होता है उसका 50% हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी हमने खरीदा है नवंबर के महीने में, तो उसके ऊपर नॉर्मल डिप्रिसिएशन का रेट 15% है, ठीक है। लेकिन ये लेस देन 180 डेज है तो 50% हो जाएगा, मतलब 15% का 50% हो गया 7.5%। तो जो रेट डिप्रिसिएशन का अप्लाई होगा वो 7.5% होगा। अगर कोई एसेट हम यूज करते हैं फॉर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए भी एंड अदर पर्पस के लिए भी, तो डिप्रिसिएशन हमारा जो है वो प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन हो जाएगा। फिर है डिप्रिसिएशन वुड बी अलाउड टू ओनर इवन इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट विच आर एक्चुअली यूटिलाइज्ड बाय अदर पर्सन। एग्जाम्पल लेसी और लाइसेंसी। कई बार क्या होता है कि हम लीज पे हम एसेट्स को देते हैं, ठीक है, मतलब एसेट्स को हम खुद यूज नहीं करके किसी को लीज पे दे देते हैं, तो उस केस में भी डिप्रिसिएशन जो है वो ओनर को डिप्रिसिएशन अलाउ हो जाता है, ठीक है। आगे और देखते हैं क्या है। अब जैसे असेसी है, उसका बिजनेस है लेट आउट ऑन हायर ऑफ बिल्डिंग मशीनरी प्लांट और फर्नीचर। एक असेसी है, उसका बिजनेस ही है किराए पे देने का, क्या, कोई भी बिल्डिंग मशीनरी प्लांट या फिर फर्नीचर, ठीक है। तो डिडक्शन ऑफ डिप्रिसिएशन वुड बी अलाउड। मान लीजिए एक असेसी है, उसका किराए पे देने का बिजनेस ही है, तो उस केस में भी उस असेसी को डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। अदर केसेस में, यानी कि असेसी का बिजनेस नहीं है किराए पे देने का, उस केस में भी डिप्रिसिएशन मिलता है, मतलब दोनों केस में भी डिप्रिसिएशन जो है वो अलाउ हो जाता है, ठीक है। फिर आता है एन एसेट कैन बी सेड टू बी इन यूज। एक एसेट को हम मानेंगे कि वो यूज में है इवन व्हेन इट इज केप्ट रेडी फॉर यूज। मतलब कोई भी एसेट हम खरीद के लाए, अब वो हमने उसे एक्चुअल में यूज नहीं किया लेकिन वो तैयार है यूज करने के लिए, ठीक है। केप्ट रेडी फॉर यूज मतलब ये यूज करने के लिए अब रेडी है, तो उस केस में भी हम मानेंगे कि एसेट जो है वो हमारा इन यूज में। फॉर एग्जाम्पल स्टैंड बाई इक्विपमेंट एंड फायर एक्सटिंग्विशर कैन बी कैपिटलाइज्ड इफ दे आर रेडी फॉर यूज। अगर कोई स्टैंड बाई इक्विपमेंट है एंड फायर एक्सटिंग्विशर है, अब इसका फायर एक्सटिंग्विशर तो अब हमारा यूज करने के लिए रेडी रहता है हमेशा, मतलब ऑफिस वगैरह में या फिर कहीं भी आप देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है, तो जरूरी नहीं है कि हाँ मतलब उसका वो तो जब फायर लगता है उस समय में हम उसे यूज करते हैं, लेकिन वो हमारा रेडी फॉर यूज रहता है। उस केस में भी हम मानेंगे कि वो हमारा यूज में ही है। कैन बी कैपिटलाइज्ड इफ दे आर रेडी फॉर यूज। तो अब एक और पॉइंट है मशीनरी स्पेयर्स यूज्ड विथ टेंजिबल फिक्स एसेट्स। जो स्पेयर्स फिक्स एसेट्स के साथ में यूज होता है, यूज इज एक्सपेक्टेड टू बी इरेगुलर। अब ये पता नहीं होता कि वो स्पेयर्स कब यूज होंगे, लेकिन वो रेडी फॉर यूज तो होता ही है, तो इसको भी हैज टू बी कैपिटलाइज। तो डिप्रिसिएशन से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि डिप्रिसिएशन इज अलाउएबल नॉट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट्स होलली ओन्ड बाय द असेसी। जरूरी नहीं कि असेसी को ने होली ओन्ड ही करके रखा है, बट ऑल्सो फॉर पार्टली ओन्ड एंड यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। एक एसेट है जिस पे मेरा पूरा ओनरशिप नहीं है, उसको मैंने पार्टली ही ओन करके रखा हुआ है, लेकिन
उसको मैं बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज करता हूँ उस एसेट को, तो उसके ऊपर में भी हमें डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो आइए तो चलिए अब देखते हैं कि एडिशनल डिप्रिसिएशन क्या होता है। एडिशनल डिप्रिसिएशन ऑन न्यू मशीनरी और प्लांट एक्वायर्ड बाय द असेसी engaged in the business of manufacture और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। सबसे पहले एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता किसके ऊपर है, तो नए प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर में मिलता है, ठीक है। और उस असेसी को मिलता है जो इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। जो असेसी मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में इंगेज है जो असेसी, ठीक है, वो अगर कोई नया मशीनरी और प्लांट खरीदता है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अदर देन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, मतलब कि अगर शिप और एयरक्राफ्ट खरीदेगा तो उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो नया न्यू मशीनरी एंड प्लांट खरीदता है उसके ऊपर मिलता है। या फिर कोई अगर एसएससी इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब पावर जनरेशन या ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बिजनेस में है जो एसएससी इंगेज, वो अगर न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है तो उसको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है। और एडिशनल डिप्रिसिएशन जो है वो डिप्रिसिएशन नॉर्मल जो 32 में मिलता है वो तो मिलता ही है, उसके अलावा आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता है। और किसे मिलता है, तो एसएससी इंगेज्ड है इन प्रिंटिंग और प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग। अगर प्रिंटिंग में भी अगर एसएससी इंगेज है तो उस केस में भी एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता है। तो चलिए और देखते हैं इसमें कि रेट ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट होता है। अब ये एक्चुअल कॉस्ट का क्या मतलब है ये भी मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। तो इसका एक फ्लैट रेट है एडिशनल डिप्रिसिएशन का, 20% मिलता है। लेकिन इफ एसेट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज देन रेट ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन 10% हो जाता है। एंड बैलेंस 10% शैल बी अलाउड इन द इमीडिएटली सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब मैंने आपको डिप्रिसिएशन के टाइम में बताया था कि अगर कोई भी एसेट 180 दिन से कम के लिए पुट टू यूज होता है तो जो भी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होता है उसका हम 50% कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट है 20%, और अगर एसेट पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज है तो उसका 50% कर देंगे तो ये 10% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बाकी का बैलेंस आपका 10% बचता है वो आपको अगले प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगा, ठीक है। अब एडिशनल डिप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ और बातें। एडिशनल डिप्रिसिएशन नॉट अवेलेबल, कुछ केसेस में एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलता। मान लीजिए कि अगर प्लांट और मशीनरी बिफोर इंस्टॉलेशन यूज्ड विद इन और आउटसाइड इंडिया बाय अदर पर्सन, मतलब कि कोई सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है, या हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी इंडिया में या फिर आउटसाइड इंडिया किसी और से हमने खरीदा है या सेकेंड हैंड है, उस केस में नहीं मिलता एडिशनल डिप्रिसिएशन। वही बात लिखा हुआ है, प्लांट और मशीनरी बिफोर इंस्टॉलेशन के पहले अगर वो यूज है, ठीक है, बाय अदर पर्सन, कोई और पर्सन उसको यूज कर रहा था और मैंने उसे खरीद लिया सेकेंड हैंड, तो उस पर एडिशनल नहीं मिलेगा। सेकेंड कंडीशन है कि प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रेमाइसेस, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन और इन एनी गेस्ट हाउस। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी हमारे ऑफिस में लगा हुआ है या फिर हमारे घर पे रेसिडेंशियल एकोमोडेशन में लगा हुआ है या किसी गेस्ट हाउस में लगा हुआ है तो उस केस में भी एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। थर्ड है ऑफिस अप्लायंसेज और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल। किसी भी तरह का कोई ऑफिस अप्लायंसेज या फिर रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे भी एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलता। फोर्थ है प्लांट और मशीनरी द होल और पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच इज अलाउड एज अ डिडक्शन। कोई भी ऐसा प्लांट एंड मशीनरी जिसका कुछ पार्ट या फिर पूरा का पूरा डिडक्शन मिलता है वेदर बाय डिप्रिसिएशन और अदरवाइज इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर पीजीबीपी ऑफ एनी वन प्रीवियस ईयर। 4 केस में एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो आइए देखते हैं रेट्स ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है, कौन से रेट से डिप्रिसिएशन अप्लाई होता है एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर में। तो ये मैंने कुछ रेट्स यहाँ पे बताए हैं, ये पूरे रेट्स नहीं है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने सिर्फ वही बताया है।
जैसे बिल्डिंग यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एक्सेप्ट होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस। अगर कोई भी बिल्डिंग हम यूज करते हैं रहने के लिए, ठीक है, जैसे हमारा आपका कोई अगर बिल्डिंग हो गया होटल वगैरह को छोड़कर, तो उस पर 5% का डिप्रिसिएशन का रेट है। बिल्डिंग नॉट यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, मतलब कि कोई कॉमर्शियल पर्पस के लिए कोई बिल्डिंग है, उस पर 10% का डिप्रिसिएशन का रेट है। प्योरली टेम्परेरी इरेक्शंस सच एज वुडन स्ट्रक्चर, इस पे 40% का डिप्रिसिएशन का रेट है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर में 10% का डिप्रिसिएशन का रेट है। प्लांट एंड मशीनरी पे जनरल रेट 15% का आता है। एरोप्लेन्स एरो इंजन्स के ऊपर 40% है। स्पेसिफाइड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, इसके ऊपर में भी 40% का है। उसके बाद है स्पेसिफाइड वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, सॉलिड वेस्ट कंट्रोल इक्विपमेंट, सॉलिड वेस्ट रिसाइकल एंड रिसोर्स रिकवरी सिस्टम, इन सब के ऊपर 40% है। लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट पे भी 40% का ही है। ऑयल वेल के ऊपर में 15% का है। विंड मिल के ऊपर में 40% का है। कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40% है। बुक्स के ऊपर में 40% है एंड इंटेंजिबल एसेट के ऊपर में 25% है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर में कभी भी 25% मत लगा दीजिएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर में 40% है। इंटेंजिबल एसेट के ऊपर में 25% का रेट है डिप्रिसिएशन का, ठीक है। और आगे कुछ बात है, देखते हैं। जैसे मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, मतलब हम किराए के ऊपर में दे रहे हैं, जो एक्वायर्ड हुआ है ड्यूरिंग, अब ये कुछ डेट्स दिया हुआ है, ये डेट के बीच में अगर एक्वायर हुआ है, जैसे 23/8/2019 से लेकर 31/3/2020 एंड पुट टू यूज ऑन और बिफोर 31/3/2020, तो 45% का डिप्रिसिएशन है। अब ये इस डेट के बीच में एक्वायर हुआ होगा तभी 45% है। अगर नॉर्मली मोटर बस, मोटर लॉरी, मोटर टैक्सीज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, मतलब हम किराए पे देने का, हमारा बिजनेस ही हमारा हायर पे देने का है, ठीक है। इनको छोड़ दीजिए। नॉर्मली अगर हम देखें कोई भी मोटर बस है, ठीक है, उसको हम यूज कर रहे हैं हायर पे देने के लिए, यूज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, तो इस पे 30% का है नॉर्मली। फिर एक और है मोल्ड यूज्ड इन रबर एंड प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्रीज, इसके ऊपर में 30% का है। थैंक यू।